नमस्कार। रूस में आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्निर्माण आज के व्याख्यान का यह अगला टॉपिक है। 1917 ईस्वी में रूस में बाल्शेविक क्रांति हुई। गृह युद्ध के दौरान सोवियत शासन ने जो नीति अपनाई उसे युद्ध साम्यवाद के नाम से जाना जाता है। यह नीति जुलाई 1918 ईस्वी से मार्च 1900 ईस्वी तक लागू रही। बाल्शेविकों ने सत्ता हस्तगत करते ही मार्क्स के सिद्धांतों के अनुकूल आर्थिक व्यवस्था लागू करने का प्रयास आरंभ कर दिया। साथ ही शांति स्थापना के लिए सबसे पहले जो काम करना था वह था शहर और गांव के बीच समुचित आर्थिक संबंधों की स्थापना। गृह युद्ध के समय यह संबंध कटु बन गए थे। इस समस्या को हल किए बिना अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार तथा विकास असंभव था। तो पहले हम बात करते हैं आर्थिक पुनर्निर्माण की, जिसमें किसानों से ज़बरदस्ती अनाज लेने की नीति के बारे में बात करते हैं। इस नीति के अनुसार सर्वप्रथम भूमि जमींदारों से छीनकर राज्य की भूमि घोषित कर दी गई और फिर उसको किसानों में बांट दिया गया। अब किसान अपने अपने खेतों में उसी प्रकार काम करने लगे जैसे कि पहले किया करते थे। सरकार को यह हक था कि वह किसान के पास उसके खाने लायक अनाज छोड़कर बाकी अनाज उससे प्राप्त कर सके। उसे अब जमींदारों को कोई कर नहीं देना पड़ता था। सरकार अनाज लगान के रूप में प्राप्त करती थी, किंतु उस समय रूस के किसान अपना उत्पादन काले बाजार में बेचना चाहता था जहां उसे अधिक दाम प्राप्त हो सकते थे। सरकार इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए श्रमजीवियों की सशस्त्र टुकड़ियों को किसानों के अनाज को जब्त करने के लिए भेजने लगी। अनाज का संग्रह करने वालों को कठोर सजा दी गई। इससे रूस में असंतोष बढ़ा। मार्च 1921 ईस्वी में नई कर प्रणाली लागू की गई, जिसके अनुसार कर निर्धारण संपत्ति के परिमाण के अनुसार किया जाता था, अर्थात गरीब किसान से कुछ नहीं और अमीर किसान जो था उससे बहुत अधिक राशि जो है वसूल की जाने लगी। नेक्स्ट है उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। कृषि की तरह औद्योगिक उत्पादन भी इस समय में कम होता जा रहा था। 1921 ईस्वी में वह युद्ध पूर्व उत्पादन का केवल 14% ही रह गया था। बहुत से कारखाने बंद हो गए थे। 1920 ईस्वी के एक आदेश के द्वारा वे समस्त कारखाने जिनमें 5 मजदूरों से अधिक काम करते थे एवं जो यांत्रिक शक्ति का प्रयोग नहीं करते थे, और वे कारखाने जो यांत्रिक शक्ति का प्रयोग करते थे परंतु जिनमें 10 मजदूरों से अधिक काम करते थे, सरकार के नियंत्रण में ये सब ले लिए गए। धीरे धीरे निजी उद्योग अदृश्य हो गए और इनमें 5000 ऐसे उद्योग थे जिनमें केवल एक ही व्यक्ति काम करता था। इससे यह पता चलता है कि राष्ट्रीयकरण की नीति कितनी तर्कहीन बना दी गई थी। इस प्रकार कारखानों का समस्त उत्पादन सरकार ने अपने नियंत्रण में लेकर जनता को अपनी ओर से माल देना आरंभ किया। जनता के काम में आने वाली समस्त वस्तुएं, मकान, सवारी आदि कार्ड्स पर मिलने लगी। इस प्रकार निजी व्यापार बंद हो गए। बैंकों का कार्य भी लगभग समाप्त हो गया था। मुद्रा बंद तो नहीं की गई, किंतु नोटों के अनापशना प्रचलन और उपयुक्त व्यवस्था के कारण यह बेकार सी हो गई। 1920 ईस्वी तक सरकार ने प्रयत्न किया कि बजट का प्रबंध भी बिना पूंजी के किया जाए। सभी कार्यों को आतंक और स्वेच्छाचारिता से किया गया। रूस की सरकार अनुशासन लाने के लिए व्यापार संघों पर पार्टी के नियंत्रण को स्थापित करने को उद्यत थी। यह एक प्रकार की सैनिक अर्थनीति थी
जिसमें साम्यवादी सिद्धांतों को कार्यान्वित करने का प्रयास किया गया। तो इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि के पुनरुद्धार की। रूस में किसानों ने नई आर्थिक नीति का स्वागत किया। वे बड़े उत्साह के साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का पुनः निर्माण करने में लग गए। सर्वप्रथम यह कार्य किया गया था कि कृषकों में उनकी अतिरिक्त उपज की अनिवार्यता वसूली बंद कर दी गई और उनके स्थान पर कृषि उत्पादन कर लिया जाने लगा। किसानों के अतिरिक्त उपज को बाजार में बेचने और उससे अर्जित धन को अपने पास रखने की अनुमति दी गई। इससे फुटकर व्यापार भी आरंभ हो गया। यद्यपि विदेशी व्यापार पर से नियंत्रण नहीं हटाया गया, अब फुटकर व्यापारी बाजार में लाभ की दृष्टि से क्रय विक्रय करने लगे। 1924 ईस्वी में सरकार ने अनाज के स्थान पर रूबल में कर लेना आरंभ कर दिया। यह परिवर्तन उस समय किया गया था जब मुद्रा में स्थिरत्व आ गया। कृषि क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, या यह भी कह सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में दो क्रांतियां हुई थी। पहली क्रांति से भूस्वामी समाप्त हुए और दूसरी से व्यक्तिगत खेती के स्थान पर सामूहिक खेती स्थापित की गई। पहला परिवर्तन तो एक आदेश प्रसारित कर देने से ही हो गया। सरकार ने आदेश जारी करके जमीन का राष्ट्रीयकरण कर दिया और यह सिद्धांत निश्चित कर दिया गया, इसको किसानों में बांट दिया जाए। इस आदेश का अभिप्राय यह था कि अब जमीन पर किसी का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं रहा, परंतु फिर भी जमीन रही व्यक्तिगत कब्जे में ही। भूस्वामियों के बेदखल करने का यह मतलब नहीं हुआ कि सारी जायदाद किसानों में बांटने के लिए मिल गई, क्योंकि इसमें से कुछ जमीन पहले ही किराए पर किसानों के कब्जे में थी, जैसे कि फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति से पहले थी। इसका कुछ भाग कभी कभी रियासत के खेल के रूप में काम आता था। भूस्वामियों की जमीन किसानों में व्यक्त कर देने का केवल इतना प्रभाव पड़ा कि किसानों के हाथ में जो जमीन पहले ही थी उसमें अब 1/3 की वृद्धि हुई, लेकिन उनकी स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। कृषि क्षेत्र में किए गए परिवर्तनों से देश की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इस परिवर्तन से पूर्व जमींदारों को जागीरों में इतना अन्न उत्पन्न होता था कि खाने के बाद उसका काफ़ी हिस्सा बाजार में बिकने के लिए आता था। रूस संसार का अन्न भंडार कहलाता था। अब आवश्यकता इस बात की थी कि बड़े पैमाने पर खेती की जाए, जिसमें वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया जाए। प्रथम कृषि क्रांति के 10 वर्ष पश्चात दूसरी क्रांति हुई, जिसने व्यक्तिगत किसानों से भूमि लेकर समूह के सुपुर्द कर दी। इस प्रकार की नीति अपनाने के दो उद्देश्य थे। पहला, किसानों से भूमि लेकर समूह के सुपुर्द कर दें। बहुत से कम्युनिस्ट नेताओं को डर था कि कहीं मालदार किसानों का एक नया पूंजीपति वर्ग उत्पन्न न हो जाए, जो पूंजीवादी सोसाइटी का नया आदर्श खड़ा कर दे और ऐसे दल के होते हुए फिर कृषि प्रधान देश रूस सोशलिस्ट कॉमनवेल्थ न माना जाए। इस नीति को अपनाने का दूसरा कारण यह भी था कि 1920 ईस्वी में रूस में अनाज की बड़ी कमी आ गई थी और सरकार को विदेशों से गेहूं मंगवाना पड़ा था और राशनिंग प्रणाली जारी करनी पड़ी। इस प्रकार अपने उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रूस में कृषि का सरकारीकरण किया गया। आगे हम बात करते हैं सामूहिक खेती की। सामूहिक फार्मों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले वे फार्म जिनमें किसान अपनी भूमि सम्मिलित करके सामूहिक खेती करते थे और पैदावार को आपस में बांट लेते थे।
जमीन तो सबकी शामिल रहती थी, परंतु कृषि उपकरण, पशु आदि किसानों के अपने ही होते थे। ऐसे फार्मों में केवल भूमि और श्रम का ही सामूहिकीकरण हुआ था। दूसरी प्रकार के फार्म आर्टेल कहलाते थे, जिनमें भूमि और श्रम के साथ साथ पूंजी का भी सामूहिकीकरण कर दिया गया। तीसरे प्रकार के फार्म कम्यून कहलाते थे, जिनमें सभी वस्तुओं का सामूहिकीकरण कर दिया गया। किसानों की कोई निजी वस्तु नहीं थी। मकान, पशु और औजार सभी सम्मिलित सामग्री मानी जाती थी। उन्हें सम्मिलित भंडार से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त हो जाती थी। सामूहिक खेती की व्यवस्था द्वारा बोल्शेविक सरकार ने सामाजिकीकरण की ओर बहुत बड़ा कदम उठाया। आगे हम बात करते हैं निजी व्यापार का प्रचलन। युद्धकालीन साम्यवाद के समय में निजी व्यापार नाम मात्र का था या वस्तु विनिमय के द्वारा संचालित होता था। 1924 ईस्वी से किसानों से सरकार ने अनाज के स्थान पर रूबल में कर लेना आरंभ कर दिया था। कर चुकाने के पश्चात जो अनाज शेष बचता था उसे किसान स्थानीय बाजार में बेच सकते थे। अब निजी व्यापार का प्रचलन आरंभ हुआ। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। यह सोचना कि किसान या छोटा उत्पादक मीलों दूर औद्योगिक क्षेत्रों में जाकर अपनी उपज या पदार्थों को स्वयं बेच सकेंगे, विवेकहीन बात थी है। इसलिए राष्ट्र के अंदर निजी तौर पर व्यापार करना कानूनी बनाया गया। किसानों के निजी तौर पर व्यापार करने से नारकोम्प्राड या पूर्ति मंडल का कृषि पदार्थों को एकत्रित और वितरित करने का एक अधिकार उससे छिन गया था। सहकारी संस्थाओं को नारकोम्प्राड या पूर्ति मंडल से अलग कर दिया गया और उनकी व्यापारिक स्वायत्तता उनको वापस लौटा दी गई। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि नवीन आर्थिक नीति के प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिक पदार्थों की तत्कालीन लगभग आधी मांग निजी व्यापारियों के बाजार से पूरी होती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूस के आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्निर्माण में उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की। युद्ध सामग्री और उत्पादन के स्तर को ऊंचा करने के लिए आवश्यक था कि औद्योगिकरण तेजी से किया जाए। किंतु दुर्भाग्य से रूस के पास बहुत कम भारी मशीनें थी। उधार लेना मुश्किल था और जहां भी थोड़ा बहुत उधार लिया गया उसको लौटाने की शर्तें काफ़ी कठिन थी। स्टालिन रूस को मशीन आयात करने वाले देश से मशीन निर्माण करने वाला देश बनाना चाहता था। योजनाओं को बनाते समय इस बात पर विशेष ध्यान रखा गया था जिससे कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे। साथ ही सोवियत संघ पूंजीवादी देशों के आर्थिक एवं यांत्रिक स्तर के समकक्ष पहुंचकर विश्व के सम्मुख एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत कर दें कि समाजवाद ने पूंजीवादी व्यवस्था पर विजय प्राप्त कर ली है। नवंबर 1917 ईस्वी में शक्ति प्राप्त करने के पश्चात बोल्शेविक सरकार ने एक आदेश प्रसारित करके कारखानों पर से पूंजीपतियों का स्वामित्व समाप्त कर दिया और उनका संचालन मजदूरों की एक प्रबंध समिति को सौंप देने का निर्णय लिया। ये प्रबंध समितियां माल की उत्पत्ति, कच्चे माल का क्रय, माल का विक्रय, माल की संभाल और धन का प्रबंध ये सभी कार्य करती थी। इन कमेटियों का निर्वाचन कारखाने में काम करने वाले मजदूर करते थे। जिन पूंजीपतियों से उद्योग छीने गए उन्हें हर्जाने के तौर पर कुछ भी नहीं दिया गया। जिस तरह मशीनों पर से जमींदारों के स्वामित्व का अंत कर दिया गया था, वैसे ही व्यवसायों और कारखानों पर से पूंजीपतियों का स्वामित्व समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से बोल्शेविक क्रांति के बाद सत्ता बोल्शेविकों के हस्तगत होते ही रूस के आर्थिक निर्माण के क्रम में ये उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
मुद्रा सुधार एवं व्यवस्था नई आर्थिक नीति के अंतर्गत जो प्रगति हुई उससे आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता आई, जिससे मुद्रा प्रणाली में भी सुधार करना संभव हो सका। किंतु गृह युद्ध के कारण देश की मुद्रा का पूरी तरह अवमूल्यन हो चुका था। अतः 1922 ईस्वी में शासकीय बैंक को चवोनेत्स, यह मुद्रा थी 10 स्वर्ण रूबल के बराबर की, चवोनेत्स बैंक नोट जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया। 1924 में एक और मुद्रा प्रसार करके रूबल की विनिमय दर बना दी गई। व्यवसायों के लिए धन की आवश्यकता 3 साधनों द्वारा की जाती थी। मुनाफे में जो रकम रिजर्व फंड में डाली जाती उसे व्यवसाय की उन्नति के लिए प्रयोग में लाया जा सकता था। दूसरा, सरकारी बैंक से कर्ज कारखानों को दिया जा सकता था। और तीसरा, राज्य की ओर से सहायता देने की व्यवस्था भी इस नई आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत की गई थी। छोटे उद्योगों को विशेष छूट। रूस में सभी बड़े उद्योग सरकारी नियंत्रण में थे। बड़े बड़े उद्योग जैसे कि रेल, खान आदि पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण था। कुछ छोटे उद्योगों का विराष्ट्रीकरण किया गया। 1922 ईस्वी में 4000 छोटे उद्योगों को लाइसेंस जारी किए गए। विदेशी कंपनियों को भी कई रियायतें देकर वहां उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बहुत से छोटे व्यवसाय व्यक्तिगत अधिकार में थे। इन निजी कारखानों में औसत 2 व्यक्ति काम करते थे और कुल उत्पादन का 5% भाग ही यहाँ पर निर्मित होता था। तो इस प्रकार से छोटे उद्योगों को विशेष छूट दी गई नई आर्थिक नीति के तहत। नेक्स्ट है श्रम और मजदूर संघ नीति। नवीन आर्थिक नीति के लागू होते ही जबरदस्ती श्रम करवाने और बराबर वेतन न देने की नीति समाप्त हो गई। युद्धरत साम्यवाद के काल में सरकार औद्योगिक श्रमिक को राशन और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाती थी, लेकिन नवीन आर्थिक नीति के अंतर्गत अब श्रमिकों को कुछ नकद मुद्रा भी दी जाने लगी, जिससे अब निजी व्यापार बढ़ गया। औद्योगिक श्रमजीवियों को अपनी आवश्यकता की अन्य वस्तुओं को स्वयं जुटाना पड़ता था और जिसके लिए उनकी आमदनी काफ़ी कम थी। समाजवादी औद्योगिक व्यवस्था में मजदूरों का महत्वपूर्ण स्थान हो चुका था। नवीन आर्थिक नीति, जिसको लेनिन ने मिली जुली परिवर्तनशील व्यवस्था और राजकीय पूंजीवाद की संज्ञा भी दी थी, इसके पतन की स्पष्ट तिथि तो नहीं बताई जा सकती। यह नीति 1925 ईस्वी में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। बाल्शेविक पार्टी ने 1929 ईस्वी में औपचारिक तौर पर इसका परित्याग कर दिया था। कुल मिलाकर नई आर्थिक नीति ने प्रथम महायुद्ध और क्रांति के समय तथा गृह युद्ध की अवधि में हुए विनाश से अर्थव्यवस्था को शीघ्र ही सुधारने में बड़ी मदद की थी। तो इस प्रकार से रूस के आर्थिक पुनर्निर्माण के क्रम में निवर्तमान सत्ता के द्वारा इस प्रकार के निर्णय लिए गए, आर्थिक सुधार किए गए और इसी के क्रम में सामाजिक पुनर्निर्माण के तहत शिक्षा, स्त्रियों की स्थिति और धर्म के क्षेत्र में नए सुधारों के द्वारा रूस का पुनर्निर्माण किया गया। क्रांति से पूर्व अनेक महान वैज्ञानिक, इतिहासकार, साहित्यकार, चित्रकार और कलाकारों ने जन्म लिया। मानव संस्कृति के विकास में उनका योगदान बहुमूल्य माना जाता है, किंतु इसके बावजूद भी देश सामाजिक दृष्टि से कुल मिलाकर नितांत पिछड़ा हुआ ही था। 1897 ईस्वी की जनगणना के अनुसार 9 वर्ष और इससे अधिक आयु की 76% आबादी और 88% स्त्रियां निरक्षर थी। मध्य एशिया जैसे स्थानों की गैर रूसी आबादी में तो साक्षरों को अंगुलियों पर गिना जा सकता था। जार शाही रूस में रहने वाली 40 से अधिक जातियों की अपनी लिखित भाषा तक नहीं थी। लगभग यही स्थिति नवंबर क्रांति के समय थी। मेहनतकश परिवारों के 80% बच्चों के लिए स्कूल के द्वार बंद थे
और शेष 20% में भी बहुत कम उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाते थे। बोल्शेविक लोग इस स्थिति को सुधारने को दृढ़ प्रतिज्ञ थे, क्योंकि वे शिक्षा के प्रसार के समर्थक थे तथा वे रूसी जनता के दिमाग पर नियंत्रण भी चाहते थे। तो इस प्रकार से सामाजिक निर्माण करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नई नई नीतियों बनाई गई और उनका अनुसरण करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ। इसी प्रकार स्त्रियों की स्थिति भी 1897 ईस्वी की जनगणना के अनुसार 9 वर्ष और इससे अधिक की आयु की 88% स्त्रियां निरक्षर थी। नवंबर क्रांति ने स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए। अनेक स्त्रियां सेना में सेनाध्यक्षों, कारखानों में फोरमैनों, राजदूतों और न्यायाधीशों जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य कर रही थी। करोड़ों स्त्रियां कारखानों में मजदूर का काम करती हैं। यह कार्य इसलिए संभव हो पाया क्योंकि सरकार ने कारखानों में, सामूहिक खेतों पर और अन्य स्थानों पर भी शिशु पालनशालाओं और सामुदायिक पाकशालाओं की व्यवस्था की थी। बोल्शेविक सरकार ने कार्य की महत्ता को प्रचारित किया, जिससे स्पष्ट था कि रूस में कामगर होना पत्नी या माता होने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तीसरा जो मुख्य बिंदु है सामाजिक पुनर्निर्माण में, वह है धर्म। मार्क्स ने धर्म को जनता की अफीम माना था। लेनिन को भी सभी प्रकार की धार्मिक भावनाओं के प्रति अरुचि थी। रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च का, जो जार के निरंकुश एवं अत्याचारपूर्ण शासन का समर्थक था, वह कट्टर विरोधी हो गया। अतः बाल्शेविक लोग भी धर्म को वही नहीं मानते थे। रूस का पुराना ईसाई चर्च राजा के दैवीय अधिकार में विश्वास रखता था। चर्च पादरी एवं कुलीन जमींदारों के समान सुख और समृद्धि से जीवन बिताते थे। चर्च के पास अपार संपत्ति थी। जब रूस में क्रांति हुई तो जो बोल्शेविक लोग राजा और कुलीन श्रेणी के स्वच्छंद शासन के खिलाफ उठ खड़े हुए थे, उन्हें चर्च के विरोध का भी जबरदस्त सामना करना पड़ा था। इस कारण वे धर्म विरोधी हो गए। जनवरी 1918 ईस्वी की एक आज्ञप्ति द्वारा चर्च को राज्य से पृथक कर दिया गया। शिक्षा, जन्म, मृत्यु आदि संस्कारों पर पादरियों का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। चर्च की संपूर्ण संपत्ति जब्त कर ली गई और उसकी इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया अथवा सार्वजनिक पुस्तकालयों, स्कूलों, संग्रहालयों व विश्राम गृहों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। और जब पादरियों ने सरकार की इस नीति का विरोध किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनको मतदान के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1917 ईस्वी की क्रांति के पश्चात रूस ने न केवल आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हुआ, अपितु उसने औद्योगिक उन्नति करके यूरोप के कई देशों को पीछे छोड़ दिया। आर्थिक प्रगति के साथ ही साथ सांस्कृतिक क्रांति भी रूस में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप रूस में निरक्षरता समाप्त हुई तथा स्त्री ने भी शिक्षा ग्रहण करके रूस के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद।